मोदी जी का सबसे बड़ा गारंटी जो सीए लागू हुआ है और उनसे बहुत सारे जो नागरिक वो खुश है, लेकिन यहाँ पे जो तृणमूल ये वोट के समय सीए के लेकर बहुत सारे बात बोल रहे हैं। ये इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि तृणमूल कांग्रेस को पहले तो सीए का जो गाइडलाइन है वो देखना चाहिए, जो रूल बना है वो देखना चाहिए। ये किसी का नागरिकता लेने का आइन नहीं है, ये नागरिकता देने का आइन है। जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत में आए हैं, उनको अधिकार देने का आइन है, किसी का अधिकार छीनने का आइन नहीं है। और उसके अलावा भी सीए सिर्फ एक जो मैं कहूँगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा आइन है जिसके माध्यम से धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित लोग हैं उनको नागरिकता मिलेगा। लेकिन उसके अलावा भी नागरिकता को मिलने का बहुत सारा प्रावधान है और इस विषय को उलझने का प्रयास पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कर रही है। मैं कहूँगा कि लोग अच्छी तरह से समझ गई है और ममता बनर्जी की इस चालाकी में, इस झांसा में आने वाला नहीं है। हम लोगों ने, मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि 370 की जब हम लोग उसको 370 को कश्मीर से हटाए, अभिशाप को हटाए, उसके बाद भी बहुत सारा आवाज आया था कश्मीर में आग लग जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन गृह मंत्री जी का जो है नेतृत्व, एक भी घटना नहीं हुई। बहुत सारा लोगों ने बोला था कि राम मंदिर हो जाएगा तो देश में बहुत कुछ होगा, आग जल जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रामलला का प्राण भी प्रतिष्ठा किया, भव्य राम मंदिर का स्थापना भी किया, देश में एक भी घटना नहीं हुआ। सीए होने से पहले भी ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, ये लोग बोल रहे थे कि बहुत घटना होगा, बहुत घटना होगा। लेकिन लोगों को आह्वान तो किया ममता बनर्जी आंदोलन के लिए, लोगों को तो भड़काया, लेकिन एक भी लोग इस विषय में ममता बनर्जी के साथ शामिल नहीं हुआ, कोई भी आंदोलन नहीं हुआ। इससे स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि बंगाल की लोग, पूरी देश की लोग समझ चुके हैं कि ये जो सीएए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये लोगों का हित के लिए ही है। जो धर्मीय रूप से प्रताड़ित होकर हमारे देश पे आए हैं, उनको अधिकार देने के लिए ही है। आपने बताया कि ये जो उड़ीसा को देख के सीखना है, आप स्पोर्ट्स का भी मिनिस्ट्री में है, तो स्पोर्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी उड़ीसा में बहुत डेवलपमेंट हुआ है और दूसरे जो बहुत सारे स्टेट है वहाँ पे हुआ है। लेकिन बोलते हैं कि आप यहाँ का खेल प्रतिमंत्री है, लेकिन तृणमूल ऐसे भी बोलता है कि जो जलपाईगुड़ी का साई सेंटर उसमें कुछ नहीं हुआ, हमने किया है। तो इसके बारे में जो आपका खेल में सबसे बड़ा विषय है कि जो खेलो इंडिया से अभी नौकरी भी मिलेगा, ऐसा भी आपने चालू किया है। तो ये सब बारे में, खेल के बारे में आप क्या बताएंगे? और ये जो टीएमसी बोल रहे हैं आपके खिलाफ कि ये पे नॉर्थ बंगाल में वो कुछ नहीं किया, तो इसके बारे में क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं कहूँगा इसके लिए अगर सबसे बड़ा कोई अपराधी है तो मैं कहूँगा तृणमूल द्वारा परिचालित ये सरकार है। क्योंकि जब खेलो इंडिया सेंटर की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसका कल्पना किया, उसका और हम लोगों ने प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया, देश भर में 1000 खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना हम लोगों ने किया। लेकिन जब पश्चिम बंगाल सरकार को हम लोगों ने पूछा कि कहाँ करना है, क्योंकि हम लोग स्टेट को मान्यता देते हैं। अगर राज्य में, किसी भी राज्य में हम लोग कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहते हैं, उनका लैंड यूज करते हैं, जमीन यूज करते हैं, तो ये उनके पास हम लोग को बातचीत करना ही है, परमिशन लेना ही है। तो हम लोगों ने जब पूछा इसके बारे में तो पश्चिम बंगाल सरकार कोई रिप्लाई तो दिया ही नहीं, इसके बारे में एक भी बात नहीं किया। तो ये तो अगर कोई ये सुविधा से वंचित रहता है तो बंगाल के लोग, और वंचित किसने किया? वंचित बंगाल की सरकार ने किया, पश्चिम बंगाल की तृणमूल द्वारा परिचालित सरकार ने किया। जब उड़ीसा में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने खेलो इंडिया सेंटर बनाया, जब मणिपुर में बनाया, नागालैंड में बनाया, असम में बनाया, तमिलनाडु में बनाया, केरल में बनाया, तो बंगाल सरकार को क्या असुविधा रहा कि हम लोगों को क्या दिक्कत रहा कि खेलो इंडिया सेंटर नहीं होने दिया? अगर खेलो इंडिया सेंटर होता तो सिर्फ शहर के बच्चे नहीं,
बल्कि गांव के बच्चे भी एक प्लेटफॉर्म उन लोगों को मिलता है और वहां पर जाके अपना जो प्रतिभा है उसको विकसित करने का एक उनको प्राथमिक एक जो है स्टेज मिलता है। लेकिन बंगाल सरकार का नहीं करने दिया। मैं कहूँगा कि ममता बनर्जी को सुझाव देने वाले जो लोग हैं वो ठीक नहीं है। ये जो कर रही है वो गलत कर रही है। ममता बनर्जी के जो सलाहकार है, जो सलाहकार टीम है, उसको तुरंत चेंज करना चाहिए, नहीं तो बंगाल को ममता बनर्जी एक दिन कंगाल कर देगा। निशित जी, हम देखते हैं कि जब आप यहाँ का सांसद हुए हैं, मंत्री हुए हैं, और आपके ऊपर बहुत सारे अटैक आ रहे हैं। कुछ दिन पहले भी दिनहाटा में एक घटना घटी, और सुन रहा है कि अभिषेक बनर्जी भी आ रहे हैं अगले महीने, तो सामने चुनाव है। तो ये सब आप मतलब ये तो आपका जो दिनहाटा है, इसका जो इमेज है वो तो इंडिया के सामने सभी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो आपका ऑपोजिशन के लिए आपका क्या वार्ता होगा कि ये जो घटना घट रहे हैं आपको ऊपर अटैक, और ऐसे भी बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, सीए के खिलाफ बोल रहे हैं कि बोलता है कि राजवंशी के जो आपने बताया उनके साथ जो प्रतिश्रुति ये सब नहीं हुआ। तो ये सब आरोप उन कैंपेन में चल रहा है, जगदीश जी बोल रहे हैं। तो ऑपोजिशन के बारे में आप क्या बताएंगे, ये थोड़ा अगर हमको बताइए। ऑपोजिशन के बारे में बताने का ही नहीं, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है कि उनके लिए बहुत गंभीरता के लिए सोचे। सोचना तो उन लोगों को है, बोलना तो उन लोगों को है। ऑपोजिशन मेरे बारे में भला बुरा नहीं बोलेगा तो क्या मेरा प्रशंसा करेगा आपके सामने? भाई उनका काम ही तो है ये बोलना, भला बुरा बोलना। और जब तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पर उनको पता है कि राजनीतिक रूप से अगर लड़ाई करेगा, राजनीतिक रूप से अगर यहाँ पर अगर लोग वोट देगा, तो किसी भी हाल से तृणमूल कांग्रेस यहाँ से नहीं जीतेगा। इसीलिए आक्रमण करते हैं जी। ये क्रूरता वाला राजनीति तो कोई सीखना है तो तृणमूल से सीखे ना, कि कैसे लोगों के ऊपर आक्रमण करना चाहिए, कैसे अत्याचार करना चाहिए, कैसे महिलाओं का जो सम्मान को लुंठन करना चाहिए। ये तो तृणमूल से सीखना है। ये अगर आप सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कोई तृणमूल कांग्रेस के लीडर के घर में जाइए, आप देखिए, ये उनका कार्यालय में जाइए, देखिए कैसे रात 12 बजे महिलाओं को वहां पर प्रताड़ित करने के लिए, अत्याचार करने के लिए बुलाए जाते हैं। ये तो तृणमूल कांग्रेस का कल्चर है जी। इसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। इसलिए हम उनके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, कहना ही नहीं चाहते हैं। हम हमारे जो है काम पर, परिश्रम पर विश्वास करते हैं, लोग जनता पर विश्वास करते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम लोग जनता के लिए सोचे, उसके बारे में बताएं। अगले 5 सालों के लिए आपका विजन क्या है, और इस बार जो मार्जिन वो कैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं यही कहूँगा कि एक्सपेक्टेशन हम लोगों का लोगों के आशीर्वाद का है। मार्जिन जो है ये लोगों के आशीर्वाद बनाएगा। तो कोई संख्या जो है वो एक्सपेक्टेशन आप अगर कहेंगे तो ऐसा विषय नहीं है। लोग दोनों हाथ भरकर उनका जो है आशीर्वाद करेंगे, शुभ आशीर्वाद देंगे, शुभकामनाएं देंगे। हम लोग बस यही मानते रहते हैं, और ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा ये प्रत्याशा है। और 5 साल के लिए अगर कहेंगे कि क्या विजन है, तो देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा कैसे अपने आप को समर्पित किया जाए उसका प्रयास रहेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा कि भारत को विकसित भारत बनाना है, हमारे देश को डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनाना है, तो उसके लिए मैं जी जान लगा के जितना कार्य संभव होगा मैं करने का प्रयास